Welcome all once again. So last couple of classes we have been learning core Java. तो बहुत ही सिंपल सी अभी तक चीजें हमने कवर करी है कोर्स के बारे में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, पहला प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, दैट वी डिस्कस एंड वी स्टार्टेड विद द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये हमने कल स्टार्ट किया था. कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें जो स्टेप्स आपने लिखी है उसे कंट्रोल करना, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसे ही बोलते हैं हम कंट्रोल करना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. अब इसमें तीन रिक्वायरमेंट्स है कि यू हैव अ सिलेक्टेड पीस ऑफ कोड, either you want to execute that or you want to skip that based on some condition, based on some value. ठीक, बाय डिफॉल्ट सब कुछ सारा एग्जीक्यूट होने वाला है, बट यू वांट टू कंट्रोल सम पीस ऑफ कोड कि ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो ये पहला रिक्वायरमेंट. दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास कुछ सिलेक्टेड कोड है, उसे मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है. राइट, एग्जाम्पल जैसे मेरा कोई लॉजिक है जो पीडीएफ रीड करता है. क्या करता है? पीडीएफ फाइल रीड करता है. तो मेरे पास 100 फाइल्स है, 100 फाइल्स रीड करना है. तो एक फाइल के लिए जो लॉजिक यूज किया वही 100 टाइम्स मुझे यूज करना पड़ेगा. सो आई हैव टू एग्जीक्यूट सम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. सो दैट इज माय सेकंड रिक्वायरमेंट. I have to transfer control from one line to another line. So for that purpose हम यूज करते हैं ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट्स. क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ सिचुएशंस, हमें यहाँ पर ये कंट्रोल ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम वन लोकेशन और अनदर लोकेशन. राइट, so based on that we have three types of control statements: conditional or decision making control statements, looping statement and jump statement. इसमें से हमने कल if else switch we have covered. Then we have looping statement यहाँ पर for, while, do while, enhance, for loop. This is what we will try to understand today. Jump और transfer control statements. यहाँ इसमें से थोड़ा सा हमने break देखा है, but we have more use cases for break as well. Then in detail we discuss if else. So what is the code you want to control? हम क्या करते हैं उसे? We enclose that inside the curly braces and we decide when to execute these lines and when to skip that using this particular condition. तो if लिखा followed by condition. तो ये condition लिखना mandatory है. क्यों लिखना mandatory? Because of that only we are deciding whether to execute this or not. Condition लिखना mandatory है. Condition में कौन से टाइप का वैल्यू लिखना है? Boolean. अब इसमें Boolean टाइप का वैल्यू लिखना पड़ेगा. काम कैसे करता है ये? अगर ये कंडीशन की वैल्यू ट्रू थी, that means execute this. If this condition value is false, don't execute this. Now, even though there is one line of code, you should write curly braces. अगर एक लाइन है तो curly braces लिखने की जरूरत नहीं है, but best practice always write statements inside the curly braces. Right? Now, you know one fundamental thing कि इस कंडीशन का वैल्यू जब सॉल्व करो, एक्सप्रेशन जो भी होगा, यहाँ पर एक तो कंडीशन बूलियन ट्रू होगी या फॉल्स होगी. तो दो है, एक तो ट्रू या फॉल्स. ट्रू है तभी एग्जीक्यूट करो ये. नाउ इफ यू हैव टू चॉइसेस, उसमें से कोई एक एग्जीक्यूट करना है आपको. यू हैव टू चॉइसेस ऑफ कोड, उसमें से एक को एग्जीक्यूट करना है, देन गो विद द इफ एल्स. सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू इट विल बी डिसाइडेड either this will be executed or this will be executed. Right? Now, if this value is true, then this will be executed. If this value is false, this else will be executed. So based on this condition, we are making a decision to execute this one or this one. For this reason, for every else, there must be a matching if. आप independently else नहीं लिख सकते. अगर लिखोगे तो compile time error आएगा. इंडिपेंडेंटली इफ लिख सकते क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, बट एल्स को डिसाइड करने के लिए, ये वाला एग्जीक्यूट करने के लिए ये कंडीशन मैंडेटरी है. राइट, नाउ वी नो दैट इफ एल्स यूज करके क्या प्रॉब्लम होती है. वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इफ एल्स. जितना ज्यादा कंडीशंस, मतलब ज्यादा इफ एल्स यूज करोगे उतना ज्यादा आपका कोड कॉम्प्लेक्स होगा. सो वी शुड नॉट बी राइटिंग इफ एल्स. राइट, तो सोल्यूशन क्या है? स्विच यूज करो. अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स है, कमांड डिजाइन पैटर्न, स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न, ये बहुत सारे अलग अलग है. कल इसके लिए मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको. लेट्स से कोई आप कोई डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो अभी आपके पास डिस्काउंट है, लेट्स से एचडीएफसी 10% दे रहा है, आईसीआईसी है, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं. अभी 3-4 बैंक के लिए आपने लिखा है लॉजिक. राइट,
अब कल जाके और 50 बैंक भी उसमें ऑफर देने लगे तो हमारा इफ एल्स लॉजिक फेल होगा वहां पर। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से और इफ एल्स ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करोगे आप, राइट? देन वी अंडरस्टूड स्विच आल्सो। तो स्विच कैसे काम करता है? स्विच इज आल्सो कीवर्ड जिसका ऑलरेडी प्रीडिफाइंड मतलब है। तो स्विच क्या करता है? स्विच भी आइदर सिलेक्टेड कोड स्किप करेगा या रन करेगा, राइट? आपके पास मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे लाइक दिस, इसमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन दिस इनपुट। अब मैंने आपको बताया था कि इनपुट किसके साथ कंपेयर होता है? ये केस लेवल के साथ, राइट? तो इसलिए इनपुट इज इक्वल टू 0, इनपुट इज इक्वल टू 1, इनपुट इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो इसलिए आपका इनपुट का टाइप और केस लेवल का टाइप सेम होना चाहिए, बिकॉज कंपैरिजन कर रहे हो, इक्वलिटी चेक कर रहे हो आप। और ये यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चलेगा, बिकॉज ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दैट विल नॉट वर्क। सो लेबल्स आपका यूनिक होना चाहिए। सो ये स्विच कैसे काम करता है? दिस पर्टिकुलर इनपुट विल बी कंपेयर्ड अक्रॉस ऑल केस लेबल्स। जो भी केस लेवल मैच होगा वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी केस लेवल नहीं मैच होता है, देन अगर डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट चलेगा, अदरवाइज देयर वोंट बी एनीथिंग टू execute. Now, can anyone just tell me, if I do not write a break, what happens? Everything, everything in all cases will be executed. Perfect. जो जहां से केस मैच होगा वहां से लेके एंड तक सारे, एंड ऑफ स्विच, या उससे पहले क्या आना चाहिए? नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? अब ये ब्रेक यहां पर है, तो ये ब्रेक यहां पर नहीं, यहां पर नहीं है, तो फ्रॉम मैचिंग केस अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो फ्रॉम दैट मैचिंग केस टिल द नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट और एंड ऑफ स्विच, जो पहले आएगा वहां रुक जाएगा वो, ठीक? अगर यहां पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, लेट्स से केस 0 से हटा दिया, 1 से हटा दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ठीक। नाउ इफ आई इनपुट 1, अगर मैंने इनपुट दिया 1 तो क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 4 5। तो ब्रेक नहीं लिखने से क्या होता है? फ्रॉम मैचिंग केस टिल द नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट और एंड ऑफ स्विच, जो जल्दी आएगा वहां पर ये रुक जाएगा। तो अभी हमने इनपुट दिया 1 तो आपको आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। अगर इनपुट दिया 2 तो 2 3 4 5। अगर इनपुट दिया 4 तो इट बी 4 5। समझे? सो अगर ब्रेक नहीं हो तो दैट योर कोड विल ब्रेक, योर प्रोग्राम विल ब्रेक। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ओल्ड वेरिएशन में। बट देयर इज अ न्यू अपडेट इन स्विच दैट वी डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली राइट द ब्रेक स्टेटमेंट, आपको बाय डिफॉल्ट ऐड होता है। तो बस सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आपने एरो जैसे लिखा है, और ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑटोमेटिकली एडेड। सो ये एक सिंटैक्स है, दिस इज समथिंग अभी ज्यादा यूज होता है, यही यूज होता है। Also, your switch is going to switch can return values also. अब यहां पर मैंने क्या किया है? बेस्ड ऑन इनपुट, अगर इनपुट मैंने दिया 0 तो आपको आउटपुट मिलेगा ये 0 वर्ड्स में। इनपुट दिया 11 तो आपको मिलेगा इनवैलिड डिजिट। तो जिस तरीके से इनपुट दिया उस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा, और ये जो भी दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल कॉल्ड एज आउटपुट, और वो हम यहाँ पर प्रिंट करें। तो आपका स्विच वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। Any questions so far in this? Sorry. So we'll try to cover questions on little bit of switch, and then we'll start with the looping statements.
Now I want you to answer this. So if I have to input 0 to, or maybe, yeah, 1 to 7, based on that I want you to print a day of a week. How are you going to do that? अगर इनपुट 1 to 7 में से आया तो आपको उस वीक का डे प्रिंट करना है. अगर इनवैलिड देता है तो आपको इनवैलिड इनपुट बोलना है. How are you going to do that? ठीक है. पहले स्ट्रिंग आउटपुट ले ली सर, और फिर तो स्विच जो भी इनपुट है आप यूजर से भी एक्सेप्ट कर सकते हो. यूजर से कैसे एक्सेप्ट करना है वी विल टॉक अबाउट दैट, बट अभी के लिए यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूं मैं. सो वी कैन डू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम यूजर ऑल्सो. अभी वो भी लॉजिक में यहाँ पर लिख लेता हूँ. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. आई वांट टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग. जैसे आप कैलकुलेटर ओपन करते हो, इनपुट देते हो, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि यूजर हमें इनपुट दे. तो यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए लॉजिक, कैसे इनपुट एक्सेप्ट करना है, ये लॉजिक हमें स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है. इसका लॉजिक ऑलरेडी लिखा है जावा ने. क्या बोला फिर से एक बार? मुझे यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना है, बट आई डोंट नो हाउ. इसका लॉजिक ऑलरेडी जावा ने लिखा है. टू हाउ डू, जैसे प्रिंट करने के लिए लॉजिक ऑलरेडी लिखा है, वैसे ही टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, उसका लॉजिक भी ऑलरेडी लिखा. राइट. तो यहां पर मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूं, एंटर द डे नंबर. ठीक, अभी ऐसे मैसेज प्रिंट होगा. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? जो यूजर है उसने इनपुट करना चाहिए कुछ. राइट. सो इसके लिए यहां पर जो भी यूजर इनपुट है, तो इसके अगेंस्ट अभी 1 नहीं लिखूंगा. जो यूजर देगा वो यहां पर जाना चाहिए. अब ये कैसे जाएगा? लेट्स डू दैट. नाउ केयरफुली पे अटेंशन. यूजर से इनपुट कैसे एक्सेप्ट करना है, इसका लॉजिक हमें स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है. दैट लॉजिक इज ऑलरेडी रिटन बाय जावा. तो ये लॉजिक कहां पर लिखा है? उन्होंने ये लॉजिक लिखा है एक पैकेज के अंदर. उस पैकेज के अंदर एक क्लास है और उस क्लास के अंदर बहुत सारी मेथड्स है. राइट. तो क्लास का नाम है स्कैनर. क्या नाम है? स्कैनर. तो स्कैनर कहां पर है? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. तो ये लॉजिक उन्होंने ऑलरेडी लिखा है. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्लास इज ऑलरेडी डिफाइंड. इसके अंदर लॉजिक लिखा है. ठीक. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे आपको बैंक अकाउंट जरूरी है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, फंक्शनलिटी, वैसे ही मुझे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो फंक्शनैलिटी है उसे एक्सेस करने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है. अब ये जो लाइन लिख रहा हूं, इस लाइन पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने उसे इंपोर्ट भी कर दिया. व्हाई हैव इंपोर्टेड दैट? बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट. अब ये स्कैनर नाम का क्लास इंपोर्ट किया मैंने. व्हाई आई हैव इंपोर्टेड दैट? इंपोर्ट क्यों किया मैंने? ये यहां पर यूज करना है. इसलिए क्यों यूज करना है? बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट द लॉजिक वंस अगेन. हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये लॉजिक ऑलरेडी लिखा है. कहां पर लिखा है? स्कैनर क्लास के अंदर. तो स्कैनर क्लास तो सेम पैकेज के अंदर नहीं, सेम फोल्डर के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने उसे इंपोर्ट कर दिया. ठीक. अब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो लॉजिक है उसे मुझे यूज करना है. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. अब ये लाइन, इसके इस लाइन के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं. सो व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट क्रिएशन. अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्यों किया? सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सेस द फंक्शनलिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास कॉल्ड एज स्कैनर. नाउ
आफ्टर द कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम क्लास ऑब्जेक्ट क्लास कंपोनेंट्स एंड ये पढ़ने वाले, तो डिटेल में क्लास ऑब्जेक्ट फिर से एक बार हम पढ़ने वाले। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि इनपुट कैसे एक्सेप्ट करना है, ये हमें लॉजिक लिखना था। बट आपको फिर से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला लॉजिक ऑलरेडी जावा ने लिखा है। कहां पर? एक स्कैनर क्लास के अंदर, और स्कैनर क्लास दूसरे पैकेज के अंदर है, इसलिए मैंने उसे यहां पर इंपोर्ट किया। अब स्कैनर क्लास के अंदर जो लॉजिक दिया है, कुछ मेथड्स दी है, फंक्शंस दी है, उसे एक्सेस करने के लिए मुझे यहां पर इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा। सो आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, I have created this line I have written so that I can access the functionality from this particular class called as scanner। ठीक, तो स्कैनर नाम का एक रेफरेंस मिला मुझे यहां पर, आप उसके वैसे भी बोल सकते हो, बट आई एम स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो आई विल बी एबल टू एक्सेप्ट द नाउ इनपुट। ठीक, तो ये यूजर ने इनपुट किया। क्या इनपुट किया? पहले तो यूजर को ये प्रिंट हुआ, एंटर द डे नंबर। फिर हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यूजिंग दैट रेफरेंस। अब ये क्या करेगा? ये लाइन, इससे यूजर जो भी इनपुट करेगा जब प्रोग्राम रन होगा, दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉल्ड एज डे। अब हार्ड कोड करी कि हमने वैल्यू नहीं, जो यूजर वैल्यू देगा हम यहां पर असाइन कर रहे हैं। ठीक, नाउ मुझे क्या करना था? Based on the input, I have to print the day। So अगर उसने इनपुट दिया 1, तो हम प्रिंट करेंगे लेट्स से संडे एंड सो ऑन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अरे फिर से संडे, अरे इनवैलिड डे। दैट्स इट। So accept the input from user and print the day name. Simple. So let's try to run this. Okay. अब मेरा प्रोग्राम चल रहा है। माई प्रोग्राम इज रनिंग। कैन यू सी दैट इट इज स्टिल रनिंग? प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारी वेट कर रहा है, इट इज वेटिंग फॉर अस टू इनपुट। अब मैंने यहां पर इनपुट दे दिया लेट्स से 5। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? परफेक्ट। सो 5 के लिए वी नो दैट इट शुड प्रिंट थर्सडे। Now if I give as 11, invalid day. So this works perfect. Simple. Perfect. Now I want you to create a simple calculator. I want you to create a simple calculator. Right? तो कैलकुलेटर करना है मुझे यूजिंग स्विच। सो हाउ डू आई डू दैट? अगर आपने देखा होगा कैलकुलेटर, व्हाट वी डू, इनपुट एक्सेप्ट करते हो आप, ऐसे कुछ करते हो, लेट मी शो यू दैट। ऐसे कुछ करते हो 10 प्लस 20 30, ऐसे कुछ करते हो। सो यू आर एक्सेप्टिंग नंबर 1, देन उसके बाद ऑपरेटर, और उसके बाद नंबर 2, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। सो वी हाउ डू दैट? क्या करना है? एक्सेप्ट सबसे पहले नंबर 1, राइट, उसके बाद नंबर 2,
और क्या एक्सेप्ट करना है आपको, ये भी आप यहां पर ही लिख सकते हो, कैरेक्टर हो सकता है, दैट माइट बी अ कैरेक्टर, राइट। क्या कैरेक्टर, ऑपरेटर, सिंबल होगा वो प्लस माइनस जो भी है। अब ये वैल्यू कहां से मिलेगी आपको, हम इसको तो हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। सो यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ, ये नाम एससी मत देना, इसको पूरा नाम लिखो स्मॉल में, ठीक। आई एम आस्किंग यूजर इंटर नंबर वन ऑपरेटर। आप पहले नंबर एक्सेप्ट करो, उसके बाद फिर से आप आ, ठीक। देन वंस दैट इज डन, you can accept the enter operator, right? Scanner dot next end, scanner dot next end, इससे क्या होगा, you will get the numbers, ठीक। now I have to accept the operator। now यहां पर देखो बहुत सारी चीजें हैं, स्कैनर डॉट नेक्स्ट, इससे क्या होगा, हमें एक वर्ड मिलेगा, जो भी स्कैनर डॉट नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग देगा, उसमें से मुझे पहला कैरेक्टर चाहिए, तो इसलिए डॉट कैरेट, ये करता क्या है, जो भी आप इनपुट करोगे उसमें से एक कैरेक्टर आपको निकाल के देगा। परफेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बेस्ड ऑन द ऑपरेटर वी आर गोइंग टू डू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। if it is mod, if it is percent, then it should be remainder, else invalid operator। अब यहां पर एडिशन हमें सच में यहां पर लिखना है, तो हाउ डू यू डू दैट, now can you tell me what is the output, it will be correct or there will be some change? Whether we will get correct output in this case, can you see this, ये लाइन देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू गाइस। क्यों स्टोर करना है, डायरेक्टली प्रिंट कर दो ना, एडिशन इज इक्वल टू लाइक दिस। हाँ स्टोर भी कर सकते हो आप, जो भी रिजल्ट चाहिए आपको यू कैन स्टोर दैट, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो ये तो कंकैटिनेशन होगा, ये दिस विल बी कंकैटिनेशन, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू देन, इसको ब्रैकेट में लिख दो आप, राइट। नाउ सेम स्टफ, number 1 minus number 2 plus number 1 into number 2 plus number 1 by number 2 plus number 1 mod number 2। सिंपल। क्या किया मैंने, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना है, इसलिए मैंने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, सो दैट इस क्लास के अंदर जो मेथड्स है, फंक्शंस है, ये मैं एक्सेस कर पाऊं, इसलिए स्क्रीन पर प्रिंट किया एंटर द नंबर 1 नंबर 2, फिर मैंने नंबर 1 एक्सेप्ट किया, नंबर 2 एक्सेप्ट किया, फिर मैसेज प्रिंट किया मैंने एंटर द ऑपरेटर, देन फिर से बोला एंटर ऑपरेटर, और यहां पर जो भी इनपुट देगा उसे हम स्टोर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटर में, एंड देन बेस्ड ऑन द इनपुट वी आर ट्राइंग टू डू द मल्टीपल ऑपरेशंस। सिंपल। So I'm entering the number 1, let's say 10, 20, operator is plus, addition is 30. Now if I give some other operation also, so number is 100, 200, ऑपरेटर दे दिया मैंने, आउटपुट आना चाहिए क्या, इनवैलिड
ऑपरेटर. सिंपल. ठीक. we'll take a simple सा एग्जाम्पल. नाउ इन रियल टाइम हम यहां पर कैसे यूज करोगे? अब रियल टाइम में क्या यूज केस होगी जहां पर आप ये तो ठीक है, ये दिस इज समथिंग वेरी बेसिक. नाउ वेयर डू वी यूज दिस? वेयर डू वी यूज दिस? जैसे आप कोई पेमेंट, आपके पास ऑप्शंस हैं, या मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस, राइट? जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया. तो यूजर सेलेक्ट करता है पेमेंट मोड, राइट? So based on that, we have the logic. Based on that, we have the logic, right? So how do we do that? तो यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट द पेमेंट मोड हमें उसको बोलना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट टाइम उसको बोलेंगे शो द मेन्यू, हम उसको बोलेंगे सेलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. So select the payment mode from the given options. वैसे तो यूआई वगैरह होगा, बट हम यहाँ पर सिंपल सा लिख रहे हैं यहाँ पर. लेट्स से यूपीआई. अरे ये गलत मेरा कॉन्टेक्स्ट ले रहा है. हाँ, अब थोड़ा सा डेबिट कार्ड, नहीं एग्जिट तो नहीं, इमीडिएटली नेट बैंकिंग, एग्जिट. एग्जिट तो नहीं, बट दैट इज फाइन. अभी कुछ उसको ऑप्शंस दिखाई देंगे, बेस्ड ऑन दैट ही विल ट्राई टू डू दैट, राइट? तो हमें क्या करना है, यूजर से एक्सेप्ट करना है 1 2 3 4, राइट? ही विल हैव द ऑप्शन, फ्रंट एंड से सेलेक्ट करेगा व्हाट इज द पेमेंट मोड, राइट? सो हाउ डू वी डू दैट? पेमेंट मोड यूजर एक्सेप्ट करे, यूजर्स एक्सेप्ट करेंगे. सो हाउ डू वी डू दैट? स्कैनर sc डॉट नेक्स्ट इंट. तो यूजर इनमें से कुछ देगा, बेस्ड ऑन दैट अरे कॉन्टेक्स्ट गलत ले रहा है. तो यहाँ पर लॉजिक लिख सकते हो. अगर इनपुट है यूपीआई तो आप बोलेंगे यूपीआई पेमेंट प्रोसेसिंग लॉजिक, पेमेंट प्रोसेसिंग लॉजिक. ठीक, ऐसे कुछ यूजुअली होगा. अब मैंने बस प्रिंट किया, बट रियल टाइम में आपको यहाँ पर लॉजिक दिखेगा, यहाँ पर यू विल फाइंड सम लॉजिक देयर. अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे यूआई दिखाई देगा, यहाँ पर यूआई नहीं है, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट है, इसलिए यहाँ पर दिखाई दिया. सो आई एम गोइंग टू इनपुट लेट्स से 1. तो मुझे पता है कि यूपीआई पेमेंट प्रोसेसिंग लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए. इफ आई डू समथिंग एल्स, लेट्स से 11, इनवैलिड सिलेक्शन. तो इस तरीके से भी वहां पर यूज होता है. दिस इज आल्सो वे सिंपल. Sorry. Okay, so far we have seen some questions about switch. Now we can good to go with the looping statements. I will start with the looping statements. एक लूप समझो, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही है. So looping statements या repeat statements, looping और repeat और iterative statements. ठीक.
सो ध्यान दो, बहुत बेसिक है, जो भी सिंटैक्स है उसको सही से समझो, so that you are good to start with the questions, right? So why do we use looping statements? So we use looping statements to execute the selected code again and again, repeatedly, right? Now there are three requirements again. तो यहां पर कुछ पढ़ने वाले हो, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल, ये कुछ आप पढ़ने वाले हो यूजिंग दिस, राइट? ना कौन सा कब यूज करना है, इन तीनों का यूज करके आप यही अचीव करने वाले, क्या करने वाले हो, तीनों का, फॉर, वाइल, डू वाइल, तीनों का यूज करके आप क्या अचीव करने वाले, व्हाट आर गोइंग टू अचीव, सेम स्टफ, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, राइट? सो कौन सा कब यूज करना चाहिए, सो इफ यू नो द नंबर ऑफ रिपीटेशंस in advance, if you know the number of repetitions or iterations, in better words, iterations in advance, use for loop. क्या बोला मैंने, अगर आपको पता है कि कितनी बार कोड एग्जीक्यूट करना है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, वी नो द नंबर ऑफ इटरेशंस इन एडवांस, तो सीधा सीधा यूज करो फॉर लूप, ठीक? अगर आपको नहीं पता है कितनी बार, इफ यू डू नॉट नो, इफ यू डू नॉट नो द नंबर ऑफ इटरेशंस इन एडवांस, यूज वाइल लूप। आपको नहीं पता, जैसे आप कोई डीमार्ट जाते हो, तो वहां पर आप बास्केट लेके जाते हो काउंटर पर, तो उस बंदे को नहीं पता कि कितनी प्रोडक्ट्स है, वो कब तक वो स्कैन करता है प्रोडक्ट्स, जब तक आपका बास्केट खाली नहीं होता तब तक, राइट? बस उसे टर्मिनेटिंग कंडीशन पता है, पर उसको पता है कि कितने प्रोडक्ट्स है, बट इज डूइंग रिपीटेडली, इज ही डूइंग रिपीटेडली, यस, इज रिपीटेडली स्कैनिंग द प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, कब तक, जब तक बास्केट खाली नहीं होता तब तक, राइट? देन गो विद द वाइल. If you do not know the number of iterations in advance, use do while, but kab. If you do not know the number of iterations in advance, but want to execute code at least once, at least once. आपको नहीं पता है कोड कितनी बार चलाना है, पहली बार मुझे फिक्स पता है 10 बार एग्जीक्यूट करना है, गो विद दिस. वाइल आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, डू वाइल एग्जीक्यूट कर कितने बार करना नहीं पता, बट मुझे एक बार तो कोड एटलीस्ट एग्जीक्यूट करना है, देन गो विद द डू वाइल. समझे, राइट? नाउ फॉर कितनी बार चलेगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस. फॉर आपका 0 to n टाइम्स चलेगा, कितना, n टाइम्स. वाइल ऑल्सो 0 to n टाइम्स, मतलब 0 टाइम्स भी रन हो सकता है, n टाइम्स भी. डू वाइल आपका चलेगा 1 to n. अब इसका मतलब क्या है, यू विल अंडरस्टैंड इन अ मिनट. फॉर लूप और वाइल में गारंटी नहीं है कि कोड एक बार भी चलेगा, लेकिन डू वाइल में गारंटी क्या है, कोड एटलीस्ट एक बार जरूर चलेगा. 0 to n, 0 to n, 1 to n, इसका मतलब वही है. फॉर लूप में आप 0 टाइम्स भी कोड रन हो सकता है या n टाइम्स भी, वाइल में भी सेम 0 to n, लेकिन डू वाइल में आपका कोड गारंटीड एक बार एग्जीक्यूट होगा, राइट? अब जैसे आप रील स्क्रॉल करते हो, राइट, कौन सा लूप चल रहा है उधर, हाँ? मतलब वो खत्म हो रहा है क्या, कब खत्म होगा वो, कब खत्म होगा वो,
आप थकोगे लेकिन खत्म नहीं होगा वो। अभी उन्होंने नया नया फीचर लॉन्च किया, आपको पता है? ऑटो स्वाइप, पता है ना? आपको बस ऐसे लगा के रखना है, वो है अभी बस। वो उंगली खराब हो, थक गए थे लोग अभी, मतलब हाथ दुख रहा था लोगों का, तो उन्होंने अभी क्या कर दिया कि आप बस मोबाइल ऐसे धरो और बस उसको चलने दो ऑटो पे। है ना नया फीचर? कितने लोगों ने ट्राई किया? क्या बात है, एक दो तीन, बहुत बढ़िया। तो लूप से बाहर पड़े नहीं अभी तक, मतलब क्या है, लूप से बाहर पड़े कि नहीं तुम, या अभी भी वो चल रहा है दिमाग में? क्या क्या? ठीक है, बंद कर दिया, चलो। सो इफ वी नो दिस बेसिक कि लूप आपका कितने बार चलेगा, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, इज इट गारंटेड दैट इट विल रन एटलीस्ट वंस? नो। डू व्हाइल गारंटीड है कि कोड एटलीस्ट एक बार चलेगा। चलो स्टार्ट करते फॉर लूप। अगर फॉर लूप समझ में आएगा आपको सारे लूप समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर। सो व्हाट इज फॉर? व्हाट इज फॉर? कीवर्ड, राइट? It is a keyword. This is small. So it is a keyword which is a looping statement. Which is a looping statement. What is it for? So we use for to execute the selected code. Use the selected code again and again. ठीक, ये क्यों यूज करते हैं? सो वी यूज फॉर लूप when we know when we know yes when we know कितने बार कोड चलाना है। when we use for loop when we know number of iterations in advance, in advance। ठीक, now how many times it will run? So for loop, क्या शॉर्टकट है, बहुत ये हो रहा है इसको। So for loop will run 0 to n times based on the condition, based on the condition। So we'll talk about this। So let's talk about the syntax। syntax समझ में आया तो आपका आधा काम हो जाएगा इधर ही, राइट? सो वी राइट फॉर, पहले तो जो भी कोड आप lines of code to be executed again and again, executed again and again। so जो भी चाहते हो कि बार बार चले, इसे करना क्या आपको, what you have to include that inside the curly braces। क्या शॉर्टकट है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बहुत छोटा हो जा रहा है। दैट्स फाइन। क्या किया सबसे पहले, जो भी लाइन आप चाहते हो कि ये बार बार एग्जीक्यूट हो अगेन एंड अगेन, उसे सेलेक्ट करो करली ब्रेसेस में। जैसे आपने इफ में किया था, एल्स में किया था, वैसे यहाँ पर स्विच में किया था, वैसे यहाँ पर भी आपने क्या किया, जो भी स्टेटमेंट्स आप चाहते हो बार बार एग्जीक्यूट हो, उसे क्या करना है आपको, करली ब्रेसेस में रैप करना है। देन अब यहाँ पर ऐसा कुछ लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ये लिखना है कि ये कोड कितनी बार चलना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। सो वी हैव टू स्पेसिफाई how many times this particular piece of code has to be executed। क्या लिखना है यहाँ पर चेतन? हाँ, तो ये कितनी बार चलने वाला है, ये कहां पर लिखोगे, यहां पर। सो यू हैव टू स्पेसिफाई, पहले तो सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, कौन सी लाइन आप चाहते हो एग्जीक्यूट बार बार। अब आपको ये भी लिखना है कि ये कितनी बार चलना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर लॉजिक हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, ये आपको यहां पर लिखना है। सो वी हैव टू राइट समथिंग हियर। क्या लिख रहे हो यहां पर, स्पेसिफाई द लॉजिक। क्या लॉजिक लिखना है पर, स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स, स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स,
हाउ मेनी टाइम्स द लॉजिक विल एग्जीक्यूट, लॉजिक विल एग्जीक्यूट, ये यहां पर लिखना है। क्या लिखना है यहां पर, लॉजिक कितनी बार, ये लाइंस हाउ मेनी टाइम्स द लॉजिक हैज टू बी एग्जीक्यूट, ये कितने बार एग्जीक्यूट करना है आपको, ये यहां पर लिखना है आपको, दैट्स इट। अगर ये समझे देन यू आर गुड, ठीक। और उसके पहले हम लिखते फॉर। सो फॉर व्हाई वी आर राइटिंग, फॉर का मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है कि फॉर मीन्स फॉर दिस गिवन कंडीशन, फॉर गिवन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन एग्जीक्यूट द लाइंस ऑफ कोड। क्या मतलब होता है उसका, फॉर गिवन दिस स्पेसिफिकेशन, फॉर गिवन दिस कंडीशन, फॉर गिवन दिस क्राइटेरिया, फॉर गिवन, यहां पर क्या लिखा है आपने, स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स, राइट, फॉर गिवन इटरेशंस, फॉर गिवन इटरेशंस एग्जीक्यूट द कोड। क्या लिखना है यहां पर आपको, सो फॉर लिखने से क्या होता है, यू आर सेइंग दैट एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन एंड अगेन, बट कितनी बार एग्जीक्यूट करना है ये यहां पर लिखोगे आप। फॉर लिखने से क्या बोला आपने, यू स्पेसिफाइड दैट कि ये लॉजिक रिपीटेडली एग्जीक्यूट करो, बट हाउ मेनी टाइम्स दैट वी हैव टू राइट, ठीक। तो यहां पर हम तीन चीजें लिखने वाले जिससे ये बता रहे कि ये लॉजिक कितनी बार चलेगा, ये लॉजिक कितनी बार चलेगा, ठीक। नाउ देयर आर थ्री थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी कहीं बताया होगा, राइट। इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, ठीक। नाउ इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। अब ये लिखना मैंडेटरी नहीं है यहां पर, दिस इज नॉट मैंडेटरी राइट, बट वी शुड राइट, मैंडेटरी नहीं है, नहीं लिखा भी तो चल जाएगा, देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर, बट लिखना चाहिए, ठीक। दूसरा होता है यहां पर कंडीशन, कंडीशन यानी बुलियन वैल्यू, कंडीशन यानी बुलियन वैल्यू, ये लिखना भी मैंडेटरी नहीं है बट लिखना चाहिए। और तीसरा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और देयर आर थ्री थिंग्स, नाउ वी हैव टू सिंपली वरी अबाउट द, क्या क्या लिखा है देखो यहां पर, बहुत सिंपल है। ओके, थ्री थिंग्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तीनों भी लिखना ऑप्शनल है, तीनों भी लिखना ऑप्शनल, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट वी आर सपोज टू राइट, मतलब हमने लिखना चाहिए फॉर अ बेस्ट प्रैक्टिस। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है यहां पर वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना, कंडीशन मतलब यहां पर आपने बुलियन वैल्यू लिखनी चाहिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब आपने देखा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहां पर हम वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जो वेरिएबल आपने यहां पर कोई भी, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता, नॉट नेसेसरी यही, तो यहां पर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं और यहां पर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक। तीनों भी लिखना मैंडेटरी है क्या, नहीं है, तीनों लिखना ऑप्शनल है, ठीक। क्या क्या कर सकते हैं देखो एक बार, इनिशियलाइजेशन में आप नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट लिखा तो क्या लिखना चाहिए यहां पर, वेरिएबल को वैल्यू देने वाला काम। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या करना है, जो वेरिएबल आपने यहां पर वैल्यू क्रिएट करी उसी का वैल्यू चेंज करो, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक। और यहां पर लिखना है आपको कंडीशन, क्या लिखना है यहां पर, कंडीशन, कंडीशन विल बी बुलियन, बुलियन में दो ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, ट्रू और फॉल्स, ठीक। अब ये तीनों भी लिखना ऑप्शनल है। सेकेंड, यहां पर इनिशियलाइजेशन में जावा बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यहां पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू जावा नहीं देता है, बस कंडीशन अगर आपने नहीं लिखी, इनिशियलाइजेशन अगर आपने नहीं लिखा तो जावा कुछ ऐड नहीं करता वहां पर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर आपने ऐड नहीं किया तो जावा कुछ वहां पर ऐड नहीं करता है, बट अगर कंडीशन मिसिंग है
अगर कंडीशन मिसिंग है तो जावा वहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू। समझ में आ रहा है? तीन चीजें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अब ये काम कैसे करता है, विल टॉक अबाउट दैट। इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना, एक तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। कंडीशन में क्या लिखना है, बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तीनों भी लिखना मैंडेटरी है क्या? नहीं है। अगर नहीं लिखा तो जावा यहां पर इनिशियल में कुछ ऐड करता है क्या? नो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में नो, लेकिन कंडीशन में वो डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू। ठीक, समझे? नेक्स्ट, अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज दिस वर्क? वेरी सिंपल। तो जैसे यहां पर कंट्रोल आया तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? इनिशियलाइजेशन। अब यहां पर आपने वेरिएबल क्रिएट करा या जो भी है, यहां पर ये एग्जीक्यूट होगा, ये चल जाएगा। फिर यहां से कंट्रोल आपका जाएगा कंडीशन। कहां पर कंट्रोल जाएगा? कंडीशन। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ दिस इज वर्किंग। पहले तो तीनों कंपोनेंट क्लियर है, क्या क्या लिखना है। इनिशियलाइजेशन में कोई कुछ भी लिख सकते हो, वैलिड जावा स्टेटमेंट, लेकिन क्या लिखना चाहिए वहां पर? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम। नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, नहीं लिखा तो जावा कुछ यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करता है क्या? नहीं। कंडीशन लिखना मैंडेटरी है क्या? नहीं। कंडीशन क्या है? बुलियन टाइप वैल्यू। अगर आप नहीं लिखते हो तो यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है ट्रू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलती है? ट्रू। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑप्शनल है, वहां पर क्या लिखना चाहिए हमने? वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने वाला, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक। नाउ कंट्रोल आ गया इनिशियलाइजेशन के पास, सबसे पहले कंट्रोल आ गया यहां पर। ठीक, इनिशियलाइजेशन में अगर लॉजिक लिखा तो वो एग्जीक्यूट होगा, क्रिएट किया तो क्रिएट होगा। फिर वहां से आपका कंट्रोल जाएगा कहां पर? कंडीशन। अब कंडीशन के बेसिस पर, जैसे इफ में आपने क्या लिखा था? अगर कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट हो रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दैट वाज नॉट एग्जीक्यूटिंग। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन है। द मोमेंट योर कंडीशन इज ट्रू तो कंट्रोल आपका जाएगा कब? लेकिन अगर कंडीशन है ट्रू। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार, अगर आपकी कंडीशन ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक, लेट्स से कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर यहां से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक, अब यहां पर लॉजिक लिखा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहां से कंट्रोल जाता है आपका कंडीशन, फिर वहां से कंट्रोल जाएगा आपका कंडीशन। नाउ लुक एट दिस, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पे आ गया, फिर वहां से कंडीशन में गया। अब कंडीशन ट्रू है तो यहां पर आ गया, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गया। फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे कंट्रोल आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे एग्जीक्यूट हो गया। एंड देन फिर से कंट्रोल आ गया कंडीशन। अब कंडीशन फिर से चेक होगी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फिर से सेम स्टोरी, क्या होगा? यहां से आपका यहां पर आएगा एंड सो ऑन। नाउ इफ यू लुक एट दिस, you are going to have a loop between condition body increment decrement, condition body increment decrement, condition body increment decrement, condition body increment decrement। ये कब तक चलेगा? Till how long it is going to run? कब तक चलेगा ये कंडीशन, ये सब कुछ कब तक चलेगा? ये लूप कब तक चलेगा ये वाला? जब तक जब आपका कंडीशन ट्रू है।
कब तक चलेगा ये जब तक चलेगा ये सर्कल जब तक कंडीशन ट्रू है. The moment your condition is false, the moment your condition is false, then that is end of loop. That is end of loop. That's it. Now just look at this once again. Try to understand this. तीन चीजें हैं. फिर से एक बार, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. इनिशियलाइजेशन मतलब क्या चेतन? वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू देना. ठीक है. मैंडेटरी है लिखना? नहीं है मैंडेटरी. ओके. उसमें कोई जावा डिफॉल्ट वैल्यू देता है यहाँ पर? नहीं. सेकेंड, कंडीशन लिखना मैंडेटरी है? नहीं. अगर नहीं लिखते तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है. वहां पर कुछ कौन सी वैल्यू मिलती है? ट्रू. ठीक है. ठीक. देन कंडीशन कौन से टाइप का होना चाहिए? बुलियन ट्रू फॉल्स ओनली. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना मैंडेटरी है? नो. नहीं लिखा तो जावा कुछ वहां पर ऐड करता है? नहीं. वहां पर क्या लिखना चाहिए? चेंज होना चाहिए, तो इंक्रीज या डिक्रीज. ठीक. इनिशियलाइजेशन में कंट्रोल कितनी बार आता है? इनिशियलाइजेशन आपका कितनी बार मतलब चेक होगा या एग्जीक्यूट होगा? एक ही बार. सो योर इनिशियलाइजेशन कंट्रोल विल कम टू इनिशियल ओनली वंस. आफ्टर दैट कंट्रोल नेवर कम बैक्स टू initialization. From initialization, where does control go? Condition. From initialization, control goes to condition. Now condition will be checked if it is true or false. If it is false, end of loop. फिर से वापस जाएगा लूप के अंदर? No. The moment your condition is false, it is end of loop. फिर से इसके अंदर नहीं जाएगा. That is outside. That's it. ऊपर कंट्रोल नहीं जाएगा फिर. If the condition is true, what will happen? Where control is inside the body. Now once statements are executed, where control will go? Directly outside or where it will go? It increment decrement. From increment decrement, where control goes? Condition. From condition again true false. अगर false है तो बाहर. ये सर्कल चलेगा, ये लूप चलेगा. समझे? ये समझे? अगर आपको ये समझ में आया तो आप बहुत सारे प्रोग्राम्स इजीली कर सकते हो. क्या फंडामेंटल है? फॉर लूप कब तक चलेगा? अरे कब तक चलेगा फॉर लूप? Perfect. So what is initialization? I will just give a write up and then we will directly start with the questions. Initialization. So it is optional and Java does not add. Java does not add any default value. Any default value. Check. What do we mean by initialization? So it is used to assign values to the variable. Check. Condition. It is also optional. It is optional and Java adds default value true when nothing is specified. When nothing is specified. So condition must be of type Boolean. Increment, decrement. Increment, decrement, what is? It is optional and Java does not add any value in this.
So यहाँ पर क्या करते हो आप? We increase or decrease the variable value. ठीक. Now how does loop runs? How does for loop works? For loop कैसे काम करता है? So how does for loop works? Yes, who can tell me quickly? Pushkar, how does for loop works? Control will come to initialization only once. From initialization, where it will go? From initialization, control will go to condition. Condition will be checked. If the condition is false, if the condition is false, it will be end of loop. If the condition is true, then for loop body will be executed. For loop body will be executed. And what happens from body? From for loop body, control will go to increment, decrement. Perfect. इसको ध्यान देना, बहुत सारे पैटर्न प्रोग्राम्स आपको करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है. So if you do not understand this simple stuff, then you will struggle a lot in programs. ठीक. Now from increment, decrement, where it goes? Decrement, it goes to condition. तो आपका ट्रू किधर है? ट्रू लूप. आपका ट्रू लूप कहां पर है? तो आपने फॉर लिखा, यहां पर आपने इनिशियलाइजेशन लिखा, देन कंडीशन, देन आपका इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. और यहां पर आपका बॉडी. If you carefully see your so first time control will come to initialization, from initialization it will go to condition. अगर condition आपका true है तो body, from body it will go to increment, decrement and so on. If the condition is false, end of loop. समझे ये? ठीक. Let's go to the ID. Now carefully see. Now first question, can you tell me how many times this particular logic is going to be executed? कब होगी कंडीशन फॉल्स? कब तक चले गए चेतन? तो इनिशियलाइजेशन कुछ लिखा नहीं,
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ लिखा नहीं तो वहां पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं जाएगा, लेकिन कंडीशन में कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू आती है ट्रू, और ट्रू मतलब एग्जीक्यूट. सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इनफिनिट लूप. दिस इज अ टिपिकल इनफिनिट लूप. तो ये रुकेगा नहीं. विल स्टॉप वाइस. ये रुकेगा नहीं कभी. दिस विल कंटिन्यूसली रन. एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको लूप्स ऐसे कभी लिखना नहीं है इनफिनिट वाले. यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ द सच लूप्स. आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा. राइट. सो दिस इज अ इनफिनिट लूप. व्हाई इट इज इनफिनिट लूप? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? ट्रू. सो इफ आई राइट ट्रू, अभी एक्सप्लिसिटली मैंने ट्रू लिखा है तो भी ये चलेगा. So this is also infinite loop. ठीक. So this is also infinite loop. This is also infinite loop. I will comment out this. So there is one error. There will be a question. What is unreachable code error? When do we get unreachable code error? Or what is unreachable code error? आपके सामने आंसर है उसका. What is unreachable code error? And when do we get unreachable code error? कब आता है, क्या होता है अनरीचेबल कोड एरर, और क्या होता है वो? Yes, what is unreachable code error and when do we get that error? सर अनरीचेबल कोड एरर यानी कि ऐसा कोड जिस जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूअसली रन हो रहा है और उससे हम बाहर नहीं आ रहे, उसके वजह से उसके बाद वाले कोड पे हम जा नहीं पा रहे. आप यहां तक पहुंच सकते हो. ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक दूसरा लूप है. आई विल ऑलवेज रिकमेंडेड. अभी आपके लिए रियल लाइफ में भी ये ट्रू. मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर ओपन लूप्स. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? ये कभी खत्म नहीं होगा. इसके बाहर कंट्रोल आएगा ही नहीं कभी. लाइन नंबर 8 तक कंट्रोल कभी आएगा ही नहीं. यहां पर कंट्रोल कभी आएगा नहीं. क्यों नहीं आएगा? अरे ये खत्म ही नहीं हुआ ना कभी. ये कभी खत्म नहीं होगा. इसलिए यहां पर ये अनरीचेबल स्टेटमेंट, अनरीचेबल स्टेटमेंट, तो ये कभी यहां पर कंट्रोल नहीं आएगा. सो दिस इज अनरीचेबल कोड एरर. सो अनरीचेबल कोड एरर क्या होता है? अनरीचेबल कोड एरर क्या है? सो अब वो लूप इज इनफिनिट and control will never come out of this. ये लूप से बाहर ही नहीं तो आप कैसे आगे कैसे बढ़ोगे आप? लेट मी कमेंट आउट. ये भी इनफिनिट लूप है. दिस इज आल्सो इनफिनिट लूप. ठीक, क्लियर है? नाउ लेट मी कमेंट आउट दिस वन एज वेल बिकॉज आई एम गोइंग टू. तो आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो ऐसे कुछ. is greater than 1. True or false? Is greater than 1. ये भी infinite loop है. Check. So I will comment out this one as well because we'll not be able to run anything else.
Now I am writing little bit of something, a loop. यहां पर मैं लिख रहा हूं initialization, increment, decrement. ठीक, क्या किया मैंने? सबसे पहले इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सॉरी इनिशियलाइजेशन, तीन चीजें लिखी यहां पर. And this is for body. इनिशियलाइजेशन कंडीशन यहां पर बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा, यहां पर इसलिए ट्रू है. सॉरी, initialization, condition, increment, decrement और for body. Now if you'll see that the loop is written technically, किस में लूप है? अब देखो एक बार, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बॉडी, फॉर बॉडी, एंड यही चल रहा है, इन दोनों का ही बीच में चल रहा है. सो दिस इज अ लूप एक्चुअली. समझे? दिस इज अगेन इनफाइनाइट लूप. तो समझो कि आपका इनिशियलाइजेशन बस एक ही बार चलेगा, इनिशियलाइजेशन विल रन ओनली वंस. बट आपका ये फॉर बॉडी एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इट इज कंटिन्यूअस लूप इन दैट. Now I want you to print 1 to 50 numbers. मुझे 1 से 50 तक नंबर प्रिंट करना है. तो पहला एक काम क्या कर सकते हो आप? ऐसे आप 50 लाइन लिखो, ऐसे आप 50 लाइन लिखो, उसमें 1 2 3 4 5 लिखो, बट दैट इज नॉट विजिबल. विजिबल है क्या वैसे? नो. आपके पास ऑप्शन है, उतनी सारी लाइन्स लिखो. राइट, नाउ लेट मी राइट दिस. मुझे करना क्या है? आई वांट टू प्रिंट नंबर्स 1 to 50. तो उसके लिए मुझे क्या करना है? आप बार बार बस प्रिंट कर रहे हो, यू आर जस्ट प्रिंटिंग. तो 50 लाइन्स लिखने के बजाय आई नो दैट अगर इसी को मैं कुछ बार बार लिखू, यहां पर कुछ लिखू ऐसे, यहां पर क्या चेंज होने वाला है? 1 2 3 4 5. तो मैं यहां पर क्या करता हूं? एक नंबर लिखता हूं, लेट्स से इंट नंबर. इनिशियली कितना है? 1. तो नंबर प्रिंट कर दिया. अगर मैं नंबर की वैल्यू बाद में चेंज करूं, नंबर प्लस प्लस, राइट, नंबर प्लस प्लस. अब मैं चाहता हूं कि ये बार बार चले. आई वांट दिस टू कि हर बार चले, नंबर प्रिंट करे और ये वैल्यू इंक्रीज हो. क्या करना है मुझे? ये बार बार चले. कितनी बार चलना चाहिए ये भी हमें लिखना है, राइट. कब तक चलना चाहिए? कब तक चलना चाहिए? जब तक मेरा नंबर लेस देन और इक्वल टू 50. नंबर अभी 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50. लेस देन 50. 50 49 इज लेस देन 50. यस. तो ये कोड कितनी बार चलेगा? 50 टाइम्स. कितने कितने टाइम चलेगा? 50 टाइम्स. अब जैसे ही 50 ये नंबर बन गया 51. 51 इज लेस देन और इक्वल टू 50. फॉल्स, राइट. तो मैंने यहां पर ऐसे लिखा है. लुक एट दिस, आई एम एबल टू प्रिंट 50 नंबर्स. नाउ मैंने यहां पर क्या कर दिया? इसको बाहर लिखा है. मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, इनिशियलाइजेशन, और इसको यहां पर लिख लेता हूं.
समझे? इट्स 1 to 10 बोल सकते, थोड़ा सा हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस। 1 to 5 कितनी बार चले गए, या 1 to 10 जो भी है। नाउ इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस? So those who are not able to understand, once again see this, so how it is happening. फिर से एक बार ध्यान दो जिन्होंने नहीं समझा। तो सबसे पहले कंट्रोल आया इन नंबर 1। अब ये वेरिएबल आपका क्रिएट हो गया, वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइंड है 1, ठीक। अब यहां से कंट्रोल गया आपका ठीक। अब मुझे बताओ नंबर की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द नंबर वैल्यू, क्या है वैल्यू 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या आउटपुट है, एक कम है ना 5 से, सो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। देन वेयर कंट्रोल विल कम टू, ठीक। नंबर की वैल्यू कितनी है 1, तो वो यहां पर प्रिंट होगी, यस प्रिंट हो गया, यस। अब यहां से कंट्रोल कहां पर जाएगा, वेयर इट विल गो, सो इट विल गो टू द नंबर की वैल्यू क्या बनी, नंबर प्लस प्लस, नंबर की वैल्यू बनी 2, और फिर यहां पर नंबर से यहां पर आ गए, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू है क्या, यस। फिर कंट्रोल आया यहां पर, नंबर की वैल्यू कितनी थी 2, फिर नंबर प्लस प्लस पे गया 3 बन गया, 3 यहां से कंडीशन पाया 3 लेस देन और इक्वल टू 5, यस प्रिंट हुआ 3, फिर नंबर प्लस प्लस हुआ 4, कंडीशन पे गया, कंडीशन इज 4 लेस देन और इक्वल टू 5, यस फिर से प्रिंट हुआ 4, देन 4 से नंबर अभी यहां पर बन गया 5, 5 लेस देन और इक्वल टू 5, यस ट्रू, फिर से प्रिंट हो गया, फिर नंबर बन गया 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, फॉल्स, तो यहां पर रुक जाएगा। तो लूप कितनी बार चलेगा आपका, हाउ मेनी टाइम्स दिस लाइन विल एग्जीक्यूट, हाउ मेनी टाइम्स लूप इज रनिंग, 5 टाइम्स। समझे? इज देयर एनीवन हु इज फेसिंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दिस? समझे? इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई वांट यू टू प्रिंट, जैसे 1 to 5 है, तो मुझे आई वांट यू टू प्रिंट द ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to लेट्स से 50 जो भी है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट 1 to 50 even numbers। So I want you to print 1 से लेके 50 तक जो भी इवन नंबर से वो प्रिंट करना है। So how do you do that? हाँ फॉर लूप लिखना पड़ेगा, तो आपको प्रिंट करना है कुछ ना कुछ, यू वांट टू प्रिंट समथिंग राइट। यहां पर लेट्स से आई, इस लाइन को मुझे मल्टीपल टाइम्स रन करना है, तो सेलेक्ट किया, आई वांट टू प्रिंट समथिंग राइट, तो यहां पर आई वांट टू रन दिस मल्टीपल टाइम्स, इसलिए मैंने लूप लिखा, यहां से कोई वेरिएबल लिख दिया इंट आई इज इक्वल टू 1, कितनी बार करना है मुझे, हाउ मेनी टाइम्स,
लेस देन इक्वल टू 50। ठीक, अब मुझे हर नंबर प्रिंट करना है क्या? डू वी नीड टू प्रिंट एवरी अदर नंबर? नो। कौन सा नंबर प्रिंट करना है? अगर नंबर इवन है तो आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तभी मुझे वो प्रिंट करना है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो ये क्या करेगा, कितने टाइम लूप चलेगा? हाउ मेनी टाइम्स लूप इज गोइंग टू रन? हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स क्या चेक हो रहा है? नंबर मेरा इवन है क्या नहीं? अगर इवन है तभी हम प्रिंट कर रहे हैं उसको। इज देयर एनी बेटर ऑप्शन? कैन यू थिंक ऑफ? आई प्लस प्लस में कंडीशन, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन। अब लूप आपको वैल्यूज कितनी प्रिंट करनी है? 1 to 50 में कितनी वैल्यूज होगी इवन? 25। तो लूप लिखो ना जो बस 25 बार चले। 50 टाइम चल रहा है, और यहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है? 2 बार कंडीशन चेक हो रहा है। ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। ये जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा, और 50 टाइम्स लूप चलेगा, 50 टाइम्स ये भी कंडीशन चेक कर रहे हो आप। इसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो आप? लूप 2 से स्टार्ट करो ना, और 1 से बढ़ाने के बजाय आई इक्वल टू आई प्लस 2 करो। तो अभी मेरा लूप कैसे चलेगा? अब कंडीशन लिखने की जरूरत है क्या? कंडीशन लिखने की जरूरत क्या? अभी ये लूप मुझे बताओ कितने बार चल रहा है? हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज रनिंग? हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज रनिंग? 25 टाइम्स। तो आई इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू। तो प्रिंट हो गया 2। फिर यहां से आई का वैल्यू बना कितना? कितना बना? 4। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 50, यस। 4 प्रिंट हुआ। फिर 4 का वैल्यू बना, ये 4 बना 6। 6 इज लेस देन 50, प्रिंट हुआ 6। फिर 6 बना 8, 8 लेस देन 50 एंड सो ऑन। तो आपका लूप चलेगा 25 टाइम्स। सिंपल। चलो, आई वांट आंसर फ्रॉम वन ऑफ यू गाइस। चलो आदित्य, कैन यू टेल अस? आई वांट a program that will give me the table of a given number. तो क्या करना है आपको? Accept the input number and print its table. Print its table. ये सिंपल सा काम है मुझे। तो पहले तो नंबर एक्सेप्ट करो। नंबर एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्कैनर, इनपुट ले लिया आपने। यू आर आस्किंग यूजर इंटर नंबर। अब जो भी नंबर देगा, सॉरी, दिस इज एक्चुअली स्कैनर, आई विल जस्ट डू इट। तो नंबर मिल गया आपको। अभी आगे क्या करना है आपको? कितनी वैल्यूज प्रिंट करना है? टेबल प्रिंट करना है मतलब परफेक्ट 10 वैल्यूज प्रिंट करना है। तो मुझे लूप ऐसा लिखना पड़ेगा जो कितनी बार चले? 10 बार चले। परफेक्ट, ओके। सो आई हैव टू राइट अ लूप दैट विल रन हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स, यस।
और हर बार क्या प्रिंट करना है? कोई भी नंबर होगा, नंबर इनटू आई, सिंपल। तो नंबर तो कांस्टेंट है आपका, लेट्स से 10 इंटर किया, तो पहली बार क्या हुआ 10 इंटू 1, दूसरी बार 10 इंटू 2, तीसरी बार 10 इंटू 3, चौथी बार 10 इंटू 4, 10 इंटू 5, 10 इंटू 6 एंड सो ऑन। राइट, वैसे कुछ प्रिंट होगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पर ऐसे कुछ लिख लेता हूं। हाँ, ऐसे कुछ प्रिंट होगा। और नंबर इंटर किया मैंने, लेट्स से 10। तो 10 तो मेरा कांस्टेंट है नंबर, बस आई की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 1 2 3 एंड सो ऑन। आपका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, समझे? मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? इजी? ओके, these are very basic questions. We have to अभी नेस्टेड लूप्स वगैरह भी जाना है, इसलिए हम जा रहे धीमे धीमे। नाउ आई वांट टू डू अ सिंपल फैक्टर। फैक्टर्स पता है आपको? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। एग्जाम्पल, सो 6 के फैक्टर्स 1 2 3। फैक्टर मतलब 1 is a factor of 6, 2 is a factor of 6, 3 is a factor of 6. So 1 100% डिवाइड करता है 6 को। 2, yes. 3, yes. What are the factors of let's say 100? What are the factors of 100? 1 2 4। 4 नहीं है, अरे 10 20 25 50, ये फैक्टर्स है। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 100, मतलब these numbers divide. So what are the factors of 100? So factors of 100 are this. So factors of 100 are, इसका मतलब क्या होता है? These numbers divide 100 and gets remainder as 0. Gets remainder as, समझे? 100 by 1 कितना रिमाइंडर रहता है? 0. 100 by 2 0. 100 by 4 0. 100 by 5, if I do this 100 mod 1 कितना आता है? 0. 100 mod 2 कितना आता है? 0 एंड सो ऑन। तो जो भी आपके पास ये नंबर्स है 2 4 5 10 उसके बाद 20 25 एंड 50, ये डिवाइड करने के बाद
आपका रिमाइंडर आता है 0। इसे फैक्टर्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज फैक्टर्स। समझे? व्हाट फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर? ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को 100% डिवाइड करते हो, रिमाइंडर आता है 0। अब मैंने फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या चेक किया? कब फैक्टर है? अगर रिमाइंडर 0 है तो। ठीक, तभी तो मुझे ये नंबर पता है, लेकिन मुझे ये चेक करना पड़ेगा प्रोग्राम के थ्रू। एक और चीज आपने देखा होगा, 1000 को सबसे बड़ा कौन सा नंबर डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर? 500। 10,000 को 5000। तो मैक्सिमम फैक्टर कितना होगा फॉर अ गिवन नंबर? परफेक्ट। सो मैक्सिमम फैक्टर will be n/2। मैक्सिमम फैक्टर विल बी n/2। तो कोई भी नंबर है उसका मैक्सिमम फैक्टर कितना होगा? n/2। तो उसके आगे चेक करने की जरूरत है क्या? इज इट नेसेसरी टू चेक कि 5, अभी लेट से मुझे 1000 के फैक्टर्स निकालना है, तो 500 के आगे कोई नंबर है जो 1000 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, राइट। तो मेरा फैक्टर का रेंज कहां से कहां होगा? मिनिमम फैक्टर कितना है? 1। मैक्सिमम n/2। राइट। तो मुझे कोई भी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके n/2। लेट से 100 के फैक्टर्स करना है तो क्या करोगे आप? 1 से लेके 50 तक हर एक नंबर को डिवाइड, मतलब हर एक नंबर लोगे और उसको लेके 100 को डिवाइड करने का ट्राई करोगे। अगर फैक्टर 0 आता है, देन इफ द रिमाइंडर इज 0, देन दैट इज अ फैक्टर। तो आपका रेंज क्या होगा? तो कैन यू जस्ट टेल मी हाउ डू आई राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट? हाउ डू राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट? तो लेट से मुझे कोई भी नंबर है, एंड नंबर, इट कैन बी 100 और इट कैन बी एनीथिंग, डजंट मैटर। सो आई एम गोइंग टू राइट अ लूप। अब ये लूप कितने बार चलेगा? कैन यू टेल मी? अरे ये वाला, ये अभी जो लिखा है आपके सामने, 100 टाइम्स। बट आपको 100 टाइम चलाना है क्या? नो। कब तक चलाना है? तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 50 टाइम्स। कितने बार चलेगा? 50 टाइम्स। सो आई का वैल्यू अगेन एंड अगेन इंक्रीज होगा। लेट्स से 50 लेस देन और इक्वल टू 100/2 कितना आता है? 50। ट्रू। 51 इज लेस देन 50, फॉल्स। इमीडिएटली वहीं पर चलेगा। ये लूप कितनी बार चलेगा? 50 टाइम्स। दिस लूप इज गोइंग टू रन 50 टाइम्स। नाउ हर बार मुझे क्या चेक करना है? यही तो करना है मुझे। क्या करना है? जो भी नंबर है उसको लेके आई यहां पर रख देना है बस। मुझे ये रिपीटेडली करना है, मुझे 1 टू लेके 50 तक। तो क्या करना है को? इफ जो भी नंबर है, नंबर मॉड आई इज इक्वल टू 0 है, तो हम उसको बोलेंगे फैक्टर। तो तभी प्रिंट करेंगे हम। तो यहां पर नंबर की वैल्यू क्या है? यहां पर 100, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर जहां पर भी रिमाइंडर आता है 0, वो यहां पर प्रिंट करेगा। समझे? मेक सेंस? So are we getting the output as 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50? आप यहां पर 1000 की भी लिख सकते हो। यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 1000 ऑल्सो। मैक्सिमम फैक्टर 500 ही है उसका, n/2। समझे? क्लियर? नाउ आई एम गिविंग ए सिंपल, अभी जो भी फैक्टर मिला है आपको उसकी सम निकाल के दो मुझे। कैन यू फाइंड द सम ऑफ फैक्टर?
तो मैंने सम ऑफ फैक्टर्स नाम का एक वेरिएबल लिखा, दैट इज इनिशियलाइज्ड टू 0। जब भी फैक्टर मिला तो कोड यहां पर जाएगा, कंट्रोल यहां पर जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स प्लस आई, राइट। नाउ यहां पर एक चीज याद रखना है आपको, सम ऑफ फैक्टर्स is equal to this one। और लेट्स रन दिस। अब मैंने यहां पर नंबर लिखा है 1000, जो भी है। सो 1000 के फैक्टर्स मैंने यहां पर प्रिंट करे, और जो भी फैक्टर्स है उसकी सम कितनी आ रही है, 1340। नाउ लेट मी राइट वन नंबर, लेट्स से 28। 28 के फैक्टर्स, गिवन नंबर कितना है आपका, व्हाट इज द गिवन नंबर, गिवन नंबर इज इक्वल टू नंबर। नाउ 28 के फैक्टर्स देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 28, 1 2 4 7 14। नाउ कैन यू सी वन थिंग, उसके फैक्टर्स 1 2 4 7 14, उसके फैक्टर की सम कितनी आ रही है, 28। गिवन नंबर कितना है, 28। तो अगर सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू गिवन नंबर, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर, उस नंबर के फैक्टर की सम और गिवन नंबर दोनों सेम है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो आप मुझे बता सकते हो कैसे प्रोग्राम लिखोगे, फिर से एक बार पूरा स्क्रैच से, परफेक्ट नंबर के लिए, perfect number। Now I will accept the number from the user now this time, right? I will ask user enter the number, so you got the number, right? अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 0, ठीक। और मेरा लूप कितने तक चलेगा, फैक्टर्स निकालना है तो नंबर बाय 2 तक चलेगा, राइट। और हर बार क्या करना है, इफ नंबर मॉड आई इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर है तो उसको हमने ऐड किया सम ऑफ फैक्टर्स के अंदर, और लास्ट में हमें बस चेक करना है, इफ सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर, देन वी विल से द परफेक्ट नंबर इज दिस वन, एल्स दिस वन। अभी आप पूरा इफ एल्स भी लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हो इसके लिए, राइट। दैट्स फाइन, इजी। इट्स 28, तो 28 के फैक्टर्स मुझे पता है, इट्स अ परफेक्ट। आओ जैसे हम कल की क्लास में नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे, तो उसमें और भी मुझे पता करना है कि लेट से आपने अभी क्या चेक किया, एक सिंगल नंबर आपने एक्सेप्ट किया और उसको चेक किया कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं, अगर है तो प्रिंट किया। अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर का नहीं, मुझे 1 से लेके 10,000 जो भी सारे नंबर्स हैं, 1 से लेके 10,000 तक जो भी सारे नंबर्स हैं, उन हर एक नंबर को चेक करो कि परफेक्ट है कि नहीं। अगर परफेक्ट, मतलब ये पूरा लॉजिक आपको कितनी बार चलाना है, ये बस कितने नंबर के लिए चल रहा है, एक नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, एक नंबर के लिए। आपको ये सेम काम कितने नंबर्स के लिए करना है, 10,000, 1 से लेके 10,000। तो यहां पर आपका आता है काम। तो दिस इज, आई विल गिव अ हिंट ऑफ दिस, लिख लेता हूं। अभी आपने क्या किया, यूजर से नंबर एक्सेप्ट किया, राइट। आपको यूजर से नंबर आपने एक्सेप्ट किया, ठीक। बट अभी नंबर, एक नंबर के लिए पूरा लॉजिक है, दिस इज इंटायर लॉजिक फॉर अ सिंगल नंबर। जैसे कोई नंबर है, परफेक्ट है, परफेक्ट है तो हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। अब मुझे ये सेम काम
कितनी बार करना है? ये सिंगल काम, ये जो काम कर रहे हैं, मेरे पास एक नंबर आएगा और उसको परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए, तो ये सिंगल नंबर के लिए हम कर रहे थे. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर अ सिंगल नंबर. अब मैं क्या करता हूं, ये काम कितनी बार रिपीट करना है, तो मैंने उसको इनक्लोज किया ब्रैकेट्स के अंदर और बोला कि बॉस, तो नंबर मेरा स्टार्ट होगा 1 से और नंबर चलेगा कहां तक, लेस देन इक्वल टू 10,000 और नंबर होगा प्लस प्लस. तो अभी मेरा ये लूप चलेगा, लूप के अंदर लूप है. सो हर टाइम मुझे एक नंबर मिलेगा, 1 को चेक करेंगे परफेक्ट है कि नहीं, 2 को चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे एंड सो ऑन. तो ऐसे 10,000 नंबर्स को मैं चेक कर रहा हूं. क्या चेक कर रहा हूं कि परफेक्ट है कि नहीं. अगर परफेक्ट है तो प्रिंट करेगा. तो 1 से लेके 10,000 तक कितने सारे परफेक्ट नंबर है, एनीवन नोस? 4. So these are the perfect numbers. 6 के फैक्टर्स देखो आप, 28 के फैक्टर्स देखो आप, 496 के भी फैक्टर्स देखोगे और 8128, इन सब का फैक्टर्स का सम कितना आएगा गिवन नंबर. तो ये 4 आपके पास परफेक्ट नंबर्स है. सो 6, 28, 496, 8128, राइट. ये बहुत ही मतलब लूप के अंदर लूप है, बहुत सारी चीजें, मतलब 10,000 टाइम्स आप ये लूप चला रहे हो, 10,000 टाइम्स ये काम कर रहे हो आप. अगर मैं उसको थोड़ा जरा सा इंक्रीज कर दूं, राइट, हमारा प्रोग्राम को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है. मैंने बस क्या बोला है, 1 से लेके 1 लाख तक जो भी परफेक्ट नंबर्स हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी वो चल रहा है, आगे चला रहा है. इतनी ही नंबर से 1 से 1 लाख तक भी आपके पास इतने ही नंबर्स हैं. दीज आर ओनली परफेक्ट नंबर्स. इजी. सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस और भी कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास ऑल्सो विल बी हैविंग ओनली क्वेश्चंस ऑन फॉर लूप. फॉर लूप का बेसिक समझो, पेन पेपर पे समझने का ट्राई करो, समझ में नहीं आ रहा है तो कल की क्लास में हम नेस्टेड लूप्स भी पढ़ेंगे, पैटर्न्स भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक. बिफोर आई रैप, एनी क्वेश्चंस? ठीक. So what is the expectation for tomorrow's class? You know for loop, what are the components of for loop, how does for loop works, and you are able to write basic for loops as well. So basic programs लिखने का ट्राई करो. नहीं समझ में आ रहा, पेन पेपर लो, उसके ऊपर आइटरेट करने का ट्राई करो. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन, ये इस तरीके से आइटरेट करो. ठीक. क्योंकि कल की क्लास में और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगे, so you should be in a position to understand that questions as well, right? Now tomorrow I will directly write the logic. I will first ask you guys what is your approach, and based on that we will try to write the logic. ठीक. Perfect.